Assalamu alaikum students, Education World में welcome. I am your physics teacher Mohammad Munib. Today we discuss current electricity chapter, important MCQs regarding e-kernels, PIAS and EK. So MCQ शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आती रहा करें। तो जी हमारा फर्स्ट MCQ है, व्हाट इज द एमीटर रीडिंग इन अ सर्किट ऑफ फिगर। आपने बताना है जी एमीटर की रीडिंग क्या होगी इस सर्किट के अंदर। इस सर्किट के अंदर आपकी एमीटर की रीडिंग क्या होगी। अब हमारा जो वोल्टेज है वो वोल्टेज 10 ओम रेजिस्टेंस के लिए भी सेम रहेगा और 20 ओम रेजिस्टेंस के लिए भी सेम रहेगा। जो हमने एमीटर की रीडिंग फाइंड करनी है वो क्रॉस करनी है 10 ओम रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो क्या होगा जी, वो फॉर्मूला हमें पता है, क्या फॉर्मूला होता है, I इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है जी, I इक्वल टू V ओवर R, यही फॉर्मूला होता है ना। तो V की हमारे पास वैल्यू है कितनी, V की हमारे पास वैल्यू है 10, ठीक है, और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितनी है 10। तो क्या आंसर आएगा आपका 1 एम्पेयर आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या राइट ऑप्शन हमारी यहाँ से बन रही है 1 एम्पेयर, बी बीटा ऑप्शन इज आवर राइट ऑप्शन 1 एम्पेयर, ठीक है। नेक्स्ट है जी, a copper wire of resistance R is cut into 20 parts of equal length. Two pieces each are joined in series, then 10 such combination are joined in parallel. The new combination will have a resistance. कह रहा है जी एक कॉपर वायर है, आपने उसको 20 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके जो दो पीसीज हैं वो आपने पहले सीरीज के अंदर ज्वाइन किए हैं, देन उसी तरह के जो 10 होंगे कॉम्बिनेशन वो आपने पैरेलल में ज्वाइन कर दें। जो उनकी अब जो न्यू रेजिस्टेंस आएगी ना वो बतानी है क्या होगी। तो इसके सोल्यूशन की तरफ हम देखते हैं, इसका सोल्यूशन क्या होगा जी। सोल्यूशन इसका बनता है जी, देखें एक लेंथ है उसकी रेजिस्टेंस आर है, तो 20 इक्वल पार्ट्स में करेंगे तो एक पार्ट की आर बाई 20 हो जाएगी, ठीक है, आर बाई 20 हो जाएगी एक पार्ट की, ठीक है। देन अब उसने कहा था जो दो आपकी हैं उसी तरह की जो आर बाई 20 के दो पार्ट्स को आपने पैरेलल में सॉरी सीरीज के अंदर ज्वाइन कर देना। सीरीज के अंदर ज्वाइन करेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगी, तो ये इसका आंसर आएगा आर बाय 10, ठीक है। अब उसने कहा था कि आपने फर्दर जो सी इस तरह की 10 होंगी ना, ये जो रेजिस्टेंस आई है ये आपने पैरेलल में ज्वाइन कर देनी है। तो पैरेलल में क्या होता था आर बाय एन नंबर रेजिस्टेंस ओवर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आर कितना है हमारे पास, आर हमारा आ रहा था आर बाय 10 और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितनी है 10, उसने कहा था 10 आपने पैरेलल के अंदर ज्वाइन कर देनी है। तो 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आर बाय 100। आंसर आएगा आर बाय 100। कौन सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन, आर बाय 100 इज राइट ऑप्शन। अब जी नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हेन विल 1 coulombs of charge passes a point in an electric current। इसमें जो राइट ऑप्शन बन रही है वो Q is equal to IT के मुताबिक जो आपकी राइट ऑप्शन बन रही है वो कौन सी बन रही है देखते हैं। इधर हमारे पास अगर 1 कूलम चार्ज निकालना तो हमारे पास करंट और टाइम होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में तो करंट है लेकिन साथ वोल्टेज नहीं है, मतलब ये हमारी ऑप्शन राइट करेक्ट नहीं है, ये हमारी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। जो दूसरी ऑप्शन है इसमें पावर का जिक्र है 7 सेकंड का, नहीं ये भी गलत है। जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें हमारे पास करंट और सेकंड दिया हुआ है। अब आप इस करंट और सेकंड को जब मल्टीप्लाई करते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 या गया 100, तो इधर जो आंसर दिया हुआ है वो 1 कूलम दिया हुआ है, ठीक है। तो 10 कूलम आंसर नहीं है, इसलिए हम इसको 10 कूलम आंसर नहीं है, इसलिए ये हमारी राइट ऑप्शन नहीं है, डी इज अवर नॉट राइट ऑप्शन। जो लास्ट वन है हमारे पास सी ऑप्शन है, इसमें हमारे पास करंट दिया हुआ है 5 माइक्रो एम्पेयर, ठीक है, और हमारे पास टाइम दिया हुआ है 2 × 10 की रेज़ पावर -5 सेकंड। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइक्रो मीन्स 10 की पावर 6, ठीक है, 5 × 2 10 हो गया, ठीक है। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे डेट मीन 5 × 2 ये हमारा 10 हो गया, ठीक है। और उसके साथ पावर क्या आएगी, पावर को भी हम देख लेते हैं। पावर आनी है 10 की पावर पहले आएगी -6
और इसी तरह मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस सॉरी ये -6 नहीं -6 है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1 कूलम। ठीक है, 1 कूलम इज our right option. Means C our right option. The current is 5 micro ampere and time is 2 into 10 to the power minus 5 seconds. ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है which device the resistance for which device the resistance is greater. आपने बताना है कि ग्राफ दिया हुआ है, इसके मुताबिक बताना है कि जी रेजिस्टेंस किसकी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी। ठीक है, तो एज वी नो डैट स्लोप इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। ठीक है, और इस केस में हमारे पास जो वाई एक्सिस में है वो आई है और वी एक्स एक्सिस में है वो हमारे पास वोल्टेज है। ठीक है, स्लोप हमारी इक्वल होती है, इस केस में हमारी जो स्लोप इक्वल हो रही है आई ओवर वी की इक्वल हो रही है। ठीक है, और हम अगर v इज इक्वल टू आई आर से देखें तो हमारा r का फॉर्मूला जो बन रहा है r इज इक्वल टू आई ओवर वी बनता है। ठीक है, सॉरी v ओवर i बनता है, v ओवर i। लेकिन इस केस में अगर हम देखें तो इसको रेसिप्रोकल कर दें, मतलब ये i ओवर v हमारा इक्वल होगा, i ओवर v हमारा जो इक्वल होगा वो हमारा इक्वल होगा 1 ओवर r। ठीक है, रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। दैट्स मीन कि जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, स्लोप ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस कम होगी। अब हम डिवाइस P को देखें तो डिवाइस P की स्लोप ज़्यादा है, दैट्स मीन इसकी रेजिस्टेंस कम है, और डिवाइस A की रेजिस्टेंस कम है और डिवाइस A की स्लोप कम है। ठीक है, स्लोप कम होने की वजह से इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, अगर हमने ये बताना है कि किस डिवाइस की रेजिस्टेंस इंक्रीज हो ज़्यादा होगी, तो इधर राइट ऑप्शन ए, डिवाइस A की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू है द सर्किट डायग्राम शोज टू लैंप X and Z, X and Y each connect to a cell. The current is lamp X is 0.5 ampere and its resistance is 9.6 ohm. The current in lamp Y is 3 ampere and its resistance is 1.2. आपने रेशो बतानी है पावर इन लैंप X और पावर इन लैंप Y। यहाँ पे वो मिसिंग हो गया लिखना, तो हमने बहरहाल इसमें जो बतानी है वो हमने रेशो बतानी है पावर्स की। तो पावर का हमें फॉर्मूला पता है, पावर क्या होता है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R। ठीक है, तो हमने रेशो फाइंड करनी है, हमारे पास आई एक्स के केस में भी गिवन है और R भी एक्स के केस में गिवन है। इसी तरह जो हमारे पास आई वाई के केस में भी गिवन है और R वाई के केस में भी गिवन है। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, रेशो लेंगे, तो यह आपका आंसर आएगा 0.2। ठीक है, 0.22 रेशो, ये रेशो है इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है, तो आपका राइट ऑप्शन होगी अल्फा। तो स्टूडेंट 6 एमसीक्यू है हमारा, अ करंट फ्लोज in the two resistors connected in series, which of the following describe the ammeter and voltmeter। ठीक है, जो हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं सीरीज में कनेक्टेड हैं और उसके साथ अमीटर और वोल्ट मीटर अटैच है। अब आपने वोल्ट मीटर और अमीटर्स की रीडिंग बतानी है, इस तरह होगी। अब हमें पता है जी जो हमारा मीटर होता है वो सीरीज में कनेक्ट होता है और जो हमारा वोल्टेज होता है वो पैरेलल में कनेक्ट होता है। ठीक है, तो आप ये देखें यहाँ पे करंट सेम रहेगा सीरीज में, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो करंट सेम रहेगा। दैट्स मीन कि हमारा जो अमीटर ए है 1 है सॉरी, वो अमीटर 2 की रीडिंग दोनों की सेम होगी। ठीक है, अमीटर ए और अमीटर बी की रीडिंग सेम होगी। यहाँ पे ए ऑप्शन में भी यही है, अमीटर ए और अमीटर बी की रीडिंग सेम होगी, लेकिन अब हमने सेकंड ऑप्शन देखनी है। सेकंड ऑप्शन है जी वोल्टेज फाइंड करना है जी, वोल्टेज V1 के ज्यादा होंगे कि V2 के। अब V इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर, दैट्स मीन के यहाँ हमारे पास करंट सेम जा रहा है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, वोल्टेज इंक्रीज होंगे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। अब हमारे पास जो R2 है उसकी रेजिस्टेंस है 5 ओम। ठीक है, दैट्स मीन इधर जो करंट ड्रॉप हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू जो R1 है वो हमारी 2 ओम है। हमारा जो R2 पे करंट वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो रहा है, तो जाहिर बात है हमारा V2 ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा, V2 की रीडिंग ज्यादा होगी। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनती है वो है चार्ली, जिसमें अमीटर 1 इज इक्वल टू अमीटर 2 और वोल्टेज 2 ग्रेटर देन वोल्टेज 1।
Next MCQ is a student is performing experiment related to heat effect of a filament bulb and found it to be H when connected to a source of voltage V. What will be the new heating effect if the filament is cut into two halves and only one half is used in the same source? अब एक स्टूडेंट था, वो हीटिंग इफेक्ट का परफॉर्म कर रहा था, फिलामेंट बल्ब के ऊपर हीटिंग इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था। उसने क्या किया जी, जो फिलामेंट बल्ब को उसने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया और वहां से वो वन हाफ उसका यूज कर रहा है सेम सोर्स से। सोर्स हमारा वोल्टेज सेम रहेंगे। तो अब बताना है आपने उसके उसमें क्या इफेक्ट होगा। तो देख लेते हैं कि इफेक्ट क्या होगा। सॉल्यूशंस की तरफ आ जाते हैं। इसके सॉल्यूशन में हमने क्या मेंशन किया हुआ है। इस सॉल्यूशन में हमारे पास हमें हीटिंग का फॉर्मूला पता है, हीटिंग इफेक्ट का H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। रेजिस्टेंस हमने उसको हाफ कर दिया, दैट्स मीन के लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। लेंथ हाफ होगी तो रेजिस्टेंस भी हाफ होगी। अगर रेजिस्टेंस हाफ हो रही है तो जो हमारा करंट है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, करंट हमारा डबल हो जाएगा, क्योंकि अगर हम देखें रेजिस्टेंस और करंट का आपस में इनवर्स रिलेशन है। तो अगर रेजिस्टेंस हमारी हाफ हो रही है तो करंट डबल हो जाएगा। तो हमने ये वैल्यू आर की और आई की वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देनी है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2H। ठीक है, 2H हमारा आंसर आ जाएगा। राइट ऑप्शन क्या है, 2H हो जाएगी। जब आप उसको फिलामेंट को हाफ करेंगे तो उसकी जो हम कहेंगे जो उसकी H वैल्यू है, हीट की वैल्यू है, वो डबल हो जाएगी। नेक्स्ट है जी, for resistance 40 ohm, 60 ohm, 90 ohms and 110 ohms are connected as shown to be a battery of EMF of 6 volt and negligible internal resistance. Now the value of VB minus VD। ये आपके पास एक सर्किट है। ठीक है, इस सर्किट के अंदर ये दो आपस में सीरीज में है और ये दो आपस में सीरीज में है। पोटेंशियल डिवाइडर का ही हम यूज करेंगे फॉर्मूला। सॉल्यूशन में जो हमने इसको सोल्व किया हुआ है वो थोड़ा डायग्राम चेंज कर लिया अपनी ईज के लिए। ठीक है, इजी हो जाएगा हमें जब हम इस डायग्राम को थोड़ा रीअरेंज करके चेंज कर देंगे। अब हमने जो पोटेंशियल फाइंड करना था, पहले वी बी के क्रॉस और वी डी के क्रॉस फाइंड करेंगे। तो पोटेंशियल डिवाइडर का हमें फॉर्मूला पता है जी, जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस फाइंड करनी होती है उसको ऊपर रखते हैं, डिवाइडेड बाय सम ऑफ बोथ रेजिस्टेंस और मल्टीप्लाई वोल्टेज। तो यही हमने किया है। वीबी के क्रॉस फाइंड करनी थी तो 60 के क्रॉस हमने फाइंड करनी थी। 60 ऊपर मल्टीप्लाई 4 वोल्टेज डिवाइडेड बाय सम 40 और 60 का। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 2.4 वोल्ट। इसी तरह वीडी के क्रॉस हमने फाइंड करनी थी, तो वीडी के क्रॉस दैट्स मीन के 110 के क्रॉस हमने फाइंड करनी थी, 110 ओम के क्रॉस फाइंड करनी थी। तो डिवाइडेड बाय कर देंगे 90 प्लस 110 जिसका सम है, मल्टीप्लाई 4, 4 क्या है हमारा, ये वोल्टेज 4 है। ठीक है, ये हमारा जो वोल्टेज है ये 4 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.2। तो जब अब हमने फाइंड क्या करना है, वी बी माइनस वी डी। तो वी बी क्या था हमारे पास, वी बी हमारे पास था 2.4 और वी डी हमारे पास क्या था 2.2। तो जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.2 वोल्टेज आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो राइट ऑप्शन होगी वो सी राइट ऑप्शन होगी, 0.2 वोल्टेज। Next MCQ, the potential divider is used to give up output of 2 voltage and 3 voltage from a 5 volt source shows as in a figure। ये आपके पास एक फिगर दी हुई है। ठीक है, ये रेजिस्टेंसेस हमारे पास सीरीज में है, डेट मीन कि हमारा जो वोल्टेज है वो डिवाइड होगा। सीरीज में वोल्टेज हमारा डिवाइड होता है जबकि पैरेलल में हमारा वोल्टेज सेम रहता है। तो जब ये अब R1 से ऊपर जो हमारा वोल्टेज है वो 5 है और R1 के नीचे हमारा जो वोल्टेज आ रहा है वो 3 वोल्ट आ रहा है। इसी तरह R2 के अबव हमारा वोल्टेज होगा 3। ठीक है, और R2 के बिलो होगा हमारा 2 वोल्टेज। इसी तरह R1 के अबव होगा हमारा 2 वोल्टेज और R उसके नीचे होगा हमारा 0 वोल्टेज। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने इनकी रेशियो बतानी है क्या होगी। तो देख लेते हैं जी सोल्यूशन हमने किस तरह किया हुआ है। हमें पता है जी V इज इक्वल टू आई आर के मुताबिक हमारा वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। V1 अब R1 रेशो R2 रेशो R3 रेशो इक्वल होगी हमारी V1 रेशो V2 रेशो और V3 रेशो। और मैंने आपको बताया जी हमारी जो V1 वो होगी डिफरेंस होगा, डिफरेंस हम होगा किस किस का होगा, जैसे अब V1 R1 के अबव कितनी थी 5 और R1 के बिलो कितनी है 3। ठीक है,
तो इन दोनों का डिफरेंस वो लेंगे, वो R1 की वोल्टेज होंगे जो भी होंगे, ठीक है। इसी तरह R2 के क्या होंगे, जो इसके अबव है और इसके बिलो है वो इसके वोल्टेज होंगे। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वोल्टेज R2 के होंगे, और R1 के वोल्टेज क्या होंगे, जो जैसे 2 माइनस 0 क्या देगा 2 वोल्टेज, तो 2 वोल्टेज हमारे R1 के रेजिस्टेंस होंगे। तो जी क्या होगा जी, हम जब इसको सॉल्व करेंगे 5 माइनस 3 रेशो 3 माइनस 2 रेशो 2 माइनस 2, तो 2 रेशो 1 रेशो 2, 2 रेशो 1 रेशो 2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारी राइट ऑप्शन क्या होगी, 2 रेशो 1 रेशो 2, बी इज अवर राइट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, इन द सर्किट शोन द मीटर रीडिंग इज आई एंड द वोल्टेज रीडिंग इज वी। हमने क्या बताना है जी, जो हमारा ये सर्किट है इसके अंदर हमारा एक छोटा सा पार्ट मिस हो गया इसमें लिखना, और ये है कि जब ये हम स्विच ऑफ करेंगे, सॉरी स्विच ऑन करेंगे, तो देन हमारा जो वोल्टेज और एमीटर की जो क्या इफेक्ट होगा वो हमने बताना है, ठीक है। तो जी देख लेते हैं जी क्या इफेक्ट होगा जब हम स्टूडेंट्स इस स्विच को क्लोज कर देंगे ना, तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट। दैट्स मीन कि ये हमारा ये रेजिस्टेंस ये हमारी इस सर्किट के अंदर कंसीडर ही नहीं हो, ठीक है। अगर हमारी ये रेजिस्टेंस इस सर्किट के अंदर कंसीडर ही नहीं हो रही है, तो इसका क्या मतलब है जी, हमारा ये जो वोल्टेज है, जारी बात है रेजिस्टेंस कम हो रही है तो हमारा करंट इंक्रीज होगा। जब ये रेजिस्टेंस हमारे सर्किट के अंदर कंसीडर ही नहीं हो रही होगी तो हमारा करंट इंक्रीज होगा। अगर हमारा करंट इंक्रीज हो रहा है तो जारी बात है ये इस रेजिस्टेंस के क्रॉस भी करंट ज्यादा जा रहा होगा। अगर करंट ज्यादा इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जा रहा है तो वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप हो रहे होंगे, ठीक है। तो क्या मीन्स है कि हमारा करंट भी इंक्रीज हो रहा है और उसके साथ साथ हमारा वोल्टेज भी इंक्रीज कर रहे हैं। करंट इंक्रीज आल्सो वोल्टेज इज आल्सो इंक्रीज। तो ये इसकी राइट ऑप्शन क्या होगी, बीटा। नेक्स्ट है जी, अ बैटरी ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ 6 voltage and negligible internal resistance is connected to 3 resistors as shown। क्या बताना है जी आपने, each resistor has a resistance of 4 kilo ohms, what is the current in the resistors। करंट इन द रेजिस्टर्स बताना है आपने, आपके पास कितना होगा। सिंपली आप इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के जरिए पहले सॉल्व कर लें। तो अगर हम इन दोनों को, ये अगर पैरेलल में है तो इन दोनों का अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेंगे R लेंगे तो वो 2 होगी, ठीक है। वो हमारी क्या होगी, 2 किलो ओम होगी, ठीक है। हमारी क्या हो जाएगी, वो 2 किलो ओम हो जाएगी रेजिस्टेंस, ठीक है। इसी तरह ये 2 किलो ओम रेजिस्टेंस की इस 4 किलो ओम के साथ आपस में सीरीज में, तो ये इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगी हमारी हो जाएगी 6। तो अब हमने फाइंड क्या करना है जी, करंट फाइंड करना है, और करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू V पावर R। तो यहाँ से हमारे पास जो V है वो V6 है, R हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो भी 6 है, तो 661 मिली एम्पेयर, क्योंकि ये किलो में है तो ये ऊपर जाके मिली एम्पेयर हो जाएगा। अब तो स्टूडेंट्स क्या है कि 1 मिली एम्पेयर करंट आपका इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जा रहा है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस के क्रॉस 1 मिली एम्पेयर जा रहा है। अब जब नीचे आ रहा है ना, तो ये हमारा क्योंकि ये पैरेलल में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपको पता है पैरेलल के अंदर हमारा करंट डिवाइड हो जाता है। तो क्या होगा जी, 1 मिली एम्पेयर ऊपर से आ रहा था, तो 1 मिली एम्पेयर का हाफ लाइक 0.5 मिली एम्पेयर इस रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा, और 0.5 जो मिली एम्पेयर है वो दूसरी जो y है आपकी, ठीक है, x और y दोनों के अराउंड जो करंट आ रहा होगा वो हमारा 0.5 मिली एम्पेयर आ रहा होगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगी, 0.5 मिली एम्पेयर बीटा। जी नेक्स्ट एमसीक्यू है, द करंट थ्रू R2 के क्रॉस आपने करंट बताना है, करंट क्या होगा। तो सिंपली सॉल्यूशन में देख लेते हैं किस तरह किया हुआ है। हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया है ताकि हमें सर्किट इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। R2 के क्रॉस हमने करंट फाइंड करना है, तो जो करंट हमारा R2 का होगा वही हमारा R3 का होगा, क्योंकि ये सीरीज में है, ठीक है। सीरीज में है तो जो हमारा R2 का होगा वही R3 का होगा। वोल्टेज हमारे पास क्या थे, 2 वोल्ट। बस सिंपली अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V ओवर R। तो R हमारे पास R2 प्लस R3 होगा, ठीक है, क्योंकि सेम करंट ड्रॉप हो रहा होगा दोनों के क्रॉस।
तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 660, तो जो हमारा आंसर आएगा वो 33.3 मिली एम्पेयर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सी है? 33.3 ए अल्फा। नेक्स्ट है, इफ R1 एंड R2 respectively the filament resistance of a 400 volt bulb and 200 volt bulb designed to operate on a same voltage, then कह रहे हैं जी दो फिलामेंट्स हैं आपके पास, फिलामेंट बल्ब हैं, एक की रेजिस्टेंस R1 है, एक की रेजिस्टेंस R2 है, जो उसके वोल्टेज हैं वो 400 हैं और 200 हैं। आपने क्या बताना है जी? सेम वोल्ट से डिजाइन हो रहे हैं, तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो आपने बतानी है, कौन सी राइट ऑप्शन। तो हमारे पास जो फॉर्मूला जी क्या है, P इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर। ठीक है, और हमें पता है कि जी पावर जो हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर होती है। ठीक है, रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हमने रेशो फाइंड करनी है, तो रेशो फाइंड कर लेते हैं। P ओवर P1 ओवर P2 इज इक्वल टू R2 ओवर R1। R2 ओवर R1 क्यों है? क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशन है आपस में। तो P1 की वैल्यू क्या थी? 400, P2 की वैल्यू क्या थी? 200। जब इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा R2 इज इक्वल टू 2R1। कि R2 की वैल्यू जो है वो 2 टाइम ऑफ R1 है। दैट्स मीन बीटा B इज आवर राइट ऑप्शन। The last one है, if two wires made of same material having length in a ratio 1:2 and the cross sectional area in a ratio 2:3, then the resistance are in a ratio। वो कह रहा है दो वायर्स हैं सेम मटेरियल की, क्या है जी? उनकी जो लेंथ की रेशियो है वो 1:2 है और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया की रेशियो है वो 2:3 है। तो आपने बतानी है उनकी रेजिस्टेंस की रेशियो क्या होगी। तो सोल्यूशन में हमने सॉल्व किया होगा जी, जो हमारी होती है, आपको पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये हमने रेशियो का फॉर्मूला फाइंड कर लिया। ठीक है, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करके दिखाया था, तो इस वीडियो में तो हमने रेजिस्टेंस की रेशियो फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो लेंथ की रेशियो 1:2 है, एरिया की रेशियो ये डिवाइड का साइन है। ठीक है, डिवाइड का साइन है, और एरिया की रेशियो है 2:3। तो 1:2 ये डिवाइड है, ये चेंज हो जाएगा तो मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? लाइक हमारी वैल्यू हो जाएंगी 1, हमारी वैल्यू होगी 1/2 मल्टीप्लाई 3/2। ठीक है, ऐसे ही होगी। तो ये जब 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/4। क्या होगा हमारा आंसर? 3/4, 3:4 ओवर राइट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो इंशाल्लाह फर्दर अगले चैप्टर्स के भी एमसीक्यूज आते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक वीडियोस आती रहा करें। थैंक यू सो मच।